हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग अपने इकोनॉमी लेक्चर सीरीज में जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है इन्फ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन को लोग बहुत नैरो वे से कंप्लीट करके जाते हैं एग्जाम में और फिर प्रॉब्लम वहाँ पे आने स्टार्ट हो जाती है। कैसे प्रॉब्लम आती है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो आपको समझ में नहीं आता है कि कौन से कॉन्सेप्ट डाल दिए गए हैं, और कोई भी अगर ऐसा कॉन्सेप्ट डाल दिया जाता है जो आपको पता नहीं है तो आपको क्वेश्चन टफ लगने लगता है और प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है और उस चक्कर में आप गलत मार्क करके आ जाते हो। तो उन सबको अगर ठीक करना है तो इन्फ्लेशन को थोड़ा सीरियसली लेके समझना होगा। और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो मैं बता दूं, अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया पूरा, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये लेक्चर पूरा देखना है और अच्छे से समझना है। इसके अलावा कुछ नहीं देखना है, आपका इन्फ्लेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि इन्फ्लेशन होता क्या है। सबसे पहले तो उसका मीनिंग समझना है। ठीक है, देखो, आप नैरो वे में नहीं सोचना है अभी तो। ठीक है, अभी हम लोग इन्फ्लेशन को जितना ब्रॉडर वे में समझ सकते हैं उस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी में, ठीक है, आप जैसे गुड्स एंड प्राइस का देखते हो ना, गुड्स एंड सर्विस के प्राइस के बारे में देखते हो ना, चलो उसी तरह से हम लोग देखते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है इकोनॉमी में गुड्स और सर्विस का जो जनरल प्राइस होता है, ठीक है, प्राइस लेवल का लगातार बढ़ना। ठीक है, क्या हो रहा है? प्राइस लेवल लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मनी है ना, इस मनी की परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर डिक्रीज होता है। ठीक है, हमें यही समझना है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो यही है। इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई एक कमोडिटी है जिसका प्राइस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और वो महंगा हो गया। ठीक है, सिर्फ इतना ही इन्फ्लेशन नहीं है, आपको यहाँ पे और भी चीजें समझनी है। सिर्फ प्राइस का बढ़ना नहीं, साथ साथ मनी का जो परचेजिंग पावर होता है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। इन्फ्लेशन तब कहते हैं जब ज्यादातर चीजें, ठीक है, बहुत सारी कमोडिटी का प्राइस एक साथ कंटिन्यूअसली बढ़ने लगे। और इसी प्रोसेस में क्या होता है कि मनी अपनी वैल्यू को धीरे धीरे कर कर कम करने लगता है। ठीक है, मनी अपनी वैल्यू धीरे धीरे कर कर खोने लगता है और यही हो रहा है, यहाँ पे परचेजिंग पावर कम हो रहा है। ठीक है, अभी देखो, जब हम ये देखते हैं तो आखिर इसके कोर एलिमेंट क्या होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, हम किसी भी टर्म को इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। कुछ तो कोर एलिमेंट होते होंगे। देखो, कोर एलिमेंट, इन्फ्लेशन के बेसिकली तीन कोर एलिमेंट होते हैं। एक क्या होता है? सस्टेन्ड इंक्रीज। ठीक है, सर ये सस्टेन इंक्रीज क्या होता है? देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन एक वन टाइम प्राइस राइज नहीं दिखाता है कि बस एक बार प्राइस बढ़ गया और हम उसको इन्फ्लेशन बोल दिए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी देखो क्या होता है ना कि किसी साल मॉनसून खराब हो गया, ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, कल्टीवेशन अच्छे से नहीं हुआ, एग्रीकल्चर में हमारा प्रोडक्शन कम हो गया। ठीक है, और उसके कारण प्राइस बढ़ गया, तो हम उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। इन्फ्लेशन तब होगा जब प्राइस लंबे समय तक लगातार बढ़ते रहे। क्या हो? सस्टेन्ड इंक्रीज। प्राइस में जो इंक्रीज है वो वन टाइम ना हो। ठीक है, प्राइस में जो इंक्रीज होना चाहिए वो कैसा हो? इंक्रीज तो हो लेकिन ये क्या हो? लगातार हो। ठीक है, कंटिन्यूअसली हो। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी देखो, ये तो था पहला, ये फर्स्ट एलिमेंट था। दूसरा एलिमेंट क्या है? देखो, दूसरा एलिमेंट जो होता है वो होता है जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा ना, वही है। ठीक है, देखो जनरल प्राइस लेवल का क्या होता है यहाँ पे। देखो, जैसे आप एग्जांपल लो, जैसे आप देखो कि सिर्फ पेट्रोल, अनियन, गोल्ड, ठीक है, इन सब का प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन नहीं होता। कि कुछ इकोनॉमी में कुछ एक इंपॉर्टेंट गुड्स है, ठीक है, कुछ एक वैल्यूएबल गुड्स है जिसका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम इसको इन्फ्लेशन बोल देंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है इकोनॉमी में ओवरऑल प्राइस का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि फूड का भी प्राइस बढ़ रहा है, क्लोथिंग का भी प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, हाउसिंग का भी प्राइस बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट का भी प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, सर्विसेज का भी प्राइस बढ़ रहा है। इस तरह से देखना होता है।
यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लगभग लगभग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इकोनॉमी में, ठीक है, मेजोरिटी जो है इकोनॉमी में चीजें, उन सबका प्राइस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ एकाध कमोडिटी या एकाध गुड्स एंड सर्विस का प्राइस बढ़ने से हम उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे, ये बात ध्यान रखना। और क्या सर, देखो तीसरा तीसरा एलिमेंट हमने क्या देखा था, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी, क्या हो रहा है, जब इन्फ्लेशन होता है ना, तो मनी क्या करता है, अपना जो परचेजिंग पावर है वो धीरे धीरे करके लूज करने लगता है। ठीक है, इन्फ्लेशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट जो है ना, वो परचेजिंग पावर का कम होना है। आज आप खुद सोच के देखो कि 2000, रुक जाओ, इन 2010, ठीक है, आज जो भी लोग 25 26 30 साल के हैं उनको याद होगा 2010 में क्या है कि 3 रुपए में एक कुरकुरे मिलता था। ठीक है, बट आज के टाइम पे मिनिमम 5 रुपए का मिलता है, और 5 रुपए में भी जो क्वांटिटी है ना, वो पहले 3 रुपए वाले में जो क्वांटिटी था वही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, आप 2010 में आपको जब 100 रुपए पॉकेट मनी मिलता होगा, जब आप स्कूल जाते होगे ना, ये आपको बहुत लगता होगा, लेकिन आज के टाइम पे 100 रुपए क्या है, आप एक बार में खर्च कर देते हो, वन टाइम। पेट्रोल डलवाने गए, 100 रुपए का पेट्रोल डल गया, खत्म। चाय पीने गए, 4 लोग, 100 रुपए खत्म। तो आप देखो, एक टाइम पे 100 रुपए में आप शायद पूरा महीना चला लेते थे पॉकेट खर्च, और आज के टाइम पे 100 रुपए में आपका कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यही 100 रुपए का नोट 2010 में कितना वैल्यू रखता था और 2025 में कितना वैल्यू रखता है। इसलिए क्या है, हम देखते हैं इन्फ्लेशन क्या कर रहा है, मनी का जो परचेजिंग पावर है ना, उसको खत्म करते जाता है धीरे धीरे करके। और इसीलिए आप देखोगे कभी कभी इन्फ्लेशन को ही साइलेंट टैक्स भी कहा जाता है। ये सब ना टर्म ध्यान में रखना, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है ना, कि कोई भी ऐसा जनरल टर्म उठा के दे देगा और आपको लगेगा ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, इसको क्या साइलेंट टैक्स भी बोलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कोई भी टैक्स लगा नहीं रहे हैं, लेकिन आपका जो मनी है वो अपना वैल्यू लूज करता जा रहा है। ठीक है, ओके सर, आपने बताया इन्फ्लेशन क्या होता है, आपने बताया एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। अब ये बताओ कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं। चलो, वेरी गुड क्वेश्चन। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, आखिर इन्फ्लेशन का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। देखो, पहली बात समझो, इन्फ्लेशन का डायरेक्टली कोई भी मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कि हम सोचेंगे कि इन्फ्लेशन रेट पता कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए इकोनॉमिक्स क्या करता है, प्राइस इंडेक्स का यूज करता है, प्राइस इंडेक्सेस का यूज करता है। अब याद आ रहा होगा कि एग्रीगेट डिमांड पढ़ाते टाइम मैंने आपको प्राइस इंडेक्स बताए थे, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई। अगर आपने नहीं देखा है, जाके उस लेक्चर को भी देखो। ठीक है, वहां पे डिटेल में बताया गया वो चीज। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइस इंडेक्सेस का यूज करते हैं। अभी सर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, देखो प्राइस इंडेक्स बेसिकली एक फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस का एक बास्केट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, एंड उस बास्केट के प्राइस में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं उस चीज को देखा जाता है। ठीक है, हम ये देखते हैं उस बास्केट का प्राइस। देखो जैसे ये बास्केट बनाया गया, इसमें फूड है। ठीक है, अब इस बास्केट का प्राइस टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है, हम वो चेक करते हैं। बस यही है प्राइस इंडेक्स, यही बताता है। अब ये जो बास्केट रेडी हो रहा है ना, ठीक है, ये जो बास्केट रेडी हो रहा है, ये अलग अलग तरीके से होता है। वही चीज हम लोगों ने देखा था सीपीआई में, अलग अलग तरह के सीपीआई बनाए जाते हैं। अभी देखो ये बास्केट क्यों अलग अलग तरीके का बनता है, ये जो फिक्स बास्केट है, ये बास्केट क्यों चेक करते हैं हम लोग, हम इसीलिए इसको फिक्स बास्केट बना के रखते हैं, क्योंकि हम फिर देखेंगे कि इस बास्केट के प्राइस में किस तरह से चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, ताकि हम उसको रिकॉर्ड कर सके और एक रेफरेंस की तरह यूज कर सके कि देखो अगर फूड का बास्केट है तो इसमें इतना प्राइस इंक्रीज हुआ है, करंट ईयर के प्राइस को जो बेस ईयर का प्राइस होता है उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, अभी देखो कि सर ये बास्केट जो बनाया जा रहा है, ये अलग अलग बास्केट क्यों बन रहा है। ये देखो मेन रीजन क्या होता है, इंडिया में जितने भी लोग हैं,
इंडिया में वैसे भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। नॉर्थ इंडियन अलग तरीके का फूड खाते हैं, साउथ इंडियन अलग तरीके का खाना खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट अलग तरीके का खाना खाता है, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में अलग तरीके का खाना है। हर जगह पे कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी तो है ही, बात हम लोग जब इकोनॉमी की करते हैं ना, तो हम लोग कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं देखते हैं, हम लोग इकोनॉमिक डाइवर्सिटी देखते हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास हजारों भी नहीं है। तो क्या होता है, उन सब में डिफरेंस होता है, उन सबके लाइफ स्टाइल में डिफरेंस होता है। आपका हमारा जो स्टेपल डाइट है, ठीक है, जो करोड़पति है उनका स्टेपल डाइट अलग होगा। हमारा क्या है, हम लोग राइस, दाल एंड कोई एक सब्जी, हमारा लंच हो गया। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लंच के जो थाली होती है ना, उसमें 56 तरह के सामान होते हैं। तो अब क्या है, इसी कारण से यहाँ पे अलग अलग तरह से बास्केट बनाए गए। हम लोग करेंगे अभी, दिखाएंगे कैसे कैसे बास्केट रेडी हुए, हम लोग हर तरह से बात करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस लेक्चर को करने के बाद, ठीक है। देखो प्राइस इंडेक्स क्या होता है, एक बास्केट बनाया जाता है, वो फिक्स बास्केट होता है, उसके प्राइस में जो भी चेंजेस हैं हम इस चेंजेस को मेजर करते हैं, ठीक है। बस इतना भी ध्यान रखो। अभी देखो, इंडिया में जब हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं प्राइस इंडेक्स के थ्रू, तो यहाँ पे 3 तरह का बेसिकली बात होता है। अभी तो हम लोगों ने 2 तरह का ऑलरेडी कवर किया था, जिसमें था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेलर प्राइस इंडेक्स, एंड अभी हम आज एक और ऐड करेंगे इसमें, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि उस टाइम पे नहीं बताया था मैंने। उसका रीजन ये था कि मैंने बोला था इसका यूज अभी यहाँ पे नहीं है, जब हम लोग इन्फ्लेशन करेंगे तो उस टाइम पे आपको ये वाला चीज क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जो मेन इंडेसेस हैं वो कौन कौन से हैं। मेन, पहला क्या है, सीपीआई, दूसरा क्या है, डब्ल्यूपीआई, तीसरा क्या है, पीपीआई। ये क्या होता है, खुद से लिखो, पूरा यहाँ पे मेरे को नहीं लिखना है। सीपीआई बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड पीपीआई बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अभी देखो ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, इसका यूज अभी हो नहीं रहा है, ठीक है। ये अभी बस प्रोपोज लेवल पे ये प्रपोज किया गया है कि डब्ल्यूपीआई की जगह पे पीपीआई का यूज किया जाए, ठीक, लेकिन ये ऑफिशियली अभी अडॉप्ट नहीं किया गया है। अगर कभी स्टेटमेंट आता है तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। ये अभी ऑफिशियली अडॉप्ट नहीं किया गया है, क्लियर है। अभी देखो, हम एक एक करके, पहले हम लोग देखेंगे सीपीआई, कि सीपीआई क्या होता है सर, ठीक है। देखो, सीपीआई बेसिकली उन चीजों के प्राइस को मेजर करता है जो कि हमारे जैसे हाउस होल्ड, ठीक है, जो घर है हमारी कंट्री में, जो नॉर्मल कॉमन पीपल है, ठीक है, वो अपने डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। जैसे क्या क्या कंज्यूम करते हैं, फूड, क्लोथ, ठीक है, फ्यूल, जो हम लोग पेट्रोल डीजल भरवाते हैं अपने बाइक और कार में, रेंट, एडुकेशन, हेल्थ सर्विस, एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इन सब चीजों का एक बास्केट रेडी किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि हमारी कंट्री के जो हाउस होल्ड है, जो अपने डेली लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं, इसी चीज को यहाँ पे देखा जाता है। तो अब देखो, अगर प्राइस लेवल बढ़ेगा, ठीक है, तो डेली लाइफ की चीजों का अगर प्राइस लेवल बढ़ेगा तभी तो हमारे ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अदरवाइज सोचो कि मस्टैंग कार है, ठीक है, उसका प्राइस बढ़ जाता है, क्या फर्क पड़ेगा हमें, घंटा फर्क पड़ेगा हमें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, हमारे जैसे हाउस होल्ड कितने ऐसे होंगे जो मस्टैंग खरीदने जा रहे होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर राइस का प्राइस बढ़ जाए, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए, एलपीजी का प्राइस बढ़ जाए, एडुकेशन का प्राइस बढ़ जाए, हेल्थ सर्विस का प्राइस बढ़ जाए, ट्रांसपोर्ट का प्राइस बढ़ जाए, रेलवे के प्राइस बढ़ने के कारण हंगामा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो हम अपने डेली लाइफ में पर डे यूज कर रहे हैं, और उन चीजों को अगर महंगा किया जाएगा तो हमारे पॉकेट पे असर पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए एक बात ध्यान रखना कि आरबीआई इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए मेनली सीपीआई का यूज करता है, ठीक है। क्यों करता है, उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे अपने पॉकेट पे इम्पैक्ट पड़ता है। अभी देखो क्या है, यहाँ पे अगर हम फीचर देखने जाए, ठीक है, हम अगर
फीचर की बात करें तो हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे फिक्स बास्केट होता है, जो ऑलरेडी बात किया है। क्या होता है, फूड का एक बास्केट होगा, क्लोथ का एक बास्केट होगा, फ्यूल का एक बास्केट होगा, रेंट का एक बास्केट होगा, एजुकेशन का एक बास्केट होगा, हेल्थ सर्विस का एक बास्केट होगा। ठीक है, इन सब चीजों का एक एक बास्केट होगा। अभी देखो, जैसे हमारा फूड का बास्केट है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे, उसमें राइस इंक्लूड होंगे, पल्स इंक्लूड होंगे, ठीक है, व्हीट इंक्लूड इंक्लूड होंगे। इस तरह से जो भी हम अपने डेली यूज में कंज्यूम करते हैं उन सबको इंक्लूड किया जाएगा। अब देखो, जब इनका एक बास्केट बनाया जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, जो क्वांटिटी होता है ना एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है। अभी देखो, ये फिक्स्ड होने का मतलब क्या है, बस ये एजम्पशन है इकोनॉमी का। अब एजम्पशन का मतलब क्या है, ये तो पहला लेक्चर देखो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये अज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी फिक्स मान के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, इससे क्या होता है, फिक्स मानने से क्या होता है, इससे ये इंश्योर होता है कि ये जो इंडेक्स है वो सिर्फ प्राइस चेंज को दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो अदर किसी भी चीज को नहीं दिखाएगा, कि कंजम्पशन चेंज हो रहा है वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, चलो, अभी एक फिक्स्ड बास्केट बना जिसमें क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्वालिटी फिक्स्ड है, और हम यहाँ पे प्राइस चेंज को चेक कर रहे हैं। अभी देखो, ये जो प्राइस चेंज है ये कैसे होता है, ये बेसिकली हाउस होल्ड जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड होता है। सीपीआई में हम क्या करते हैं, हाउस होल्ड की स्पेंडिंग पैटर्न को बेसिकली चेक कर रहे होते हैं। जितने हाउस होल्ड हैं, आखिर वो किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं, किस तरह के गुड्स पे स्पेंड कर रहे हैं, इनके पैटर्न को समझने का ट्राई करते हैं। इसलिए देखोगे, ये डायरेक्टली लोगों के कॉस्ट ऑफ लिविंग को इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे डायरेक्ट पॉकेट पे इम्पैक्ट कर रहा है। कल के दिन अगर राइस महंगा हो जाए तो नॉर्थ इंडिया में जीने वाले आधे लोग अपनी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट सिर्फ राइस खरीदने में देंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका स्टेपल डाइट है। ठीक है, और यही रीजन है कि सीपीआई क्या करता है, सीपीआई हमें बेसिकली रिटेल इन्फ्लेशन की भी बताता है। सीपीआई हमें क्या करता है, रिटेल इन्फ्लेशन बताता है। ठीक है, अभी इतना समझ गए हो, तो अब देखो एक बात और समझो कि देखो, मार्केट में जो ये रिटेल प्राइस होता है ना, ये जो रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ये रिटेल प्राइस पे तो हाउस होल्ड खरीदते हैं। कौन सा हाउस होल्ड जाता है प्रोड्यूसर के पास डायरेक्ट और कहता है कि मुझे होलसेल प्राइस पे दो? ऐसा तो होता नहीं है। इसीलिए क्या है कि सीपीआई सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्फ्लेशन को ही यहाँ पे काउंट कर रहा है, उसी को मेजर कर रहा है। सीपीआई सिर्फ और सिर्फ रिटेल यूनिट को ही कैप्चर कर पाता है। इसी वजह से देखोगे कि आरबीआई और गवर्नमेंट, ठीक है, इसी कारण से क्या होता है, आरबीआई एंड गवर्नमेंट, ये दोनों सीपीआई को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। इसमें अगर बहुत ज्यादा राइज दिखता है तो फिर इसको कंट्रोल करने के लिए वो मॉनेटरी मेजर लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी ये तो समझ आ गया कि सीपीआई में ऐसे होता है। अभी सीपीआई में भी डिवीजन है। किस बेसिस पे डिवीजन है, लेक्चर 1 देखो जाके और अच्छे से। वैसे यहाँ पे हम बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, अभी ये तो समझ गया कि सीपीआई में क्या होता है। अभी देखो, इंडिया में जो है ना, सीपीआई का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, इंडिया में सीपीआई ऐसा नहीं होता है कि हर एक टाइप का सीपीआई सिर्फ और सिर्फ एक ही अथॉरिटी चेक कर रहा होगा, एक ही अथॉरिटी मेजर कर रहा होगा। यहाँ पे सीपीआई के जितने भी टाइप हैं, उन सभी टाइप का अलग अलग पर्पस है। ठीक है, और अलग अलग पर्पस है तो अलग अलग अथॉरिटी ही उसको मेजर कर रही होती है। ठीक है, देखो कैसे हम लोग बात करते हैं। पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पे सीपीआई कंपाइल बाय देखो, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे सीपीआई आखिर कौन कंपाइल कर रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मिनिस्ट्री क्या कर रही है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के हेल्प से, ठीक है, उसके थ्रू सीपीआई को कंपाइल कर रही है और फिर रिलीज कर रही है।
अभी देखो ये जो सीपीआई कंपाइल हो रहा है, ठीक है, ये सीपीआई कंपाइल किया गया, इसका यूज कहाँ पे होगा? इसका यूज होता है मैक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पर पॉलिसी मेकिंग के लिए, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो सर देखो मैंने क्या बोला था कि सीपीआई अलग अलग एरियाज के, ठीक है, जो कि हमारी जो सोसाइटी है अलग अलग स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, ठीक है। अब अलग अलग स्ट्रक्चर का जो सीपीआई है वो अलग अलग ऑथोरिटीज कंपाइल करती है, ठीक है, जिसमें हम लोग अभी पहला देख रहे हैं वैसे सीपीआई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा कंपाइल किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तीन तरह की सीपीआई को कैलकुलेट किया जाता है। अब वो कौन कौन से हैं वो देखो, पहला है सीपीआई कंबाइंड, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये कंपाइल कौन कर रहा है, ये कंपाइल कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, देखो रूरल प्लस अर्बन। आप एक बात जानो, जो हम अलग अलग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम वो इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि देखो इंडिया ना दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। एक वो पार्ट जो कि अभी भी गांव है, और दूसरा पार्ट जो अब शहर की ओर बढ़ता गया, जो अब एक शहर बन गया, ठीक है। अभी इन दोनों के पॉपुलेशन का जो बेसिकली नीड है वो अलग अलग है, और इसीलिए क्या होता है हम दोनों को ध्यान में रखते हुए सीपीआई को कंपाइल करते हैं, ठीक है। अभी देखो पहले यहाँ पे क्या है, सीपीआई कंबाइंड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं रूरल प्लस अर्बन इन दोनों के पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये पूरे कंट्री के इन्फ्लेशन को बताता है, ठीक है, इन्फ्लेशन इन होल कंट्री। अब ये क्या कर रहा है, ये पूरे कंट्री के इन्फ्लेशन को यहाँ पे उसका जो रियल पिक्चर होता है वो दे देता है। और आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए सीपीआई कंबाइंड का यूज करता है, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए कि उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, तो वो सीपीआई कंबाइंड का यूज करता है, ठीक है। तो आप एक चीज समझ लो कि आरबीआई का जो आरबीआई इन्फ्लेशन के लिए सीपीआई कंबाइंड को टारगेट करता है, ना ही डब्ल्यूपीआई को और ना ही कोर इन्फ्लेशन को। इस बात का ध्यान रखना, स्टेटमेंट ऐसे बन के आते हैं और लोग वहां पे गलती कर बैठते हैं, वो आपको नहीं करना, ठीक है। तो एक तो ये था सर। अभी देखो दूसरा सीपीआई क्या है, दूसरा सीपीआई है सीपीआई रूरल। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली हमारी कंट्री के रूरल पॉपुलेशन को, ठीक है, उन लोगों को टारगेट कर रहा है, वहां के हाउस होल्ड कंजम्पशन पैटर्न को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आखिर रूरल एरियाज में हाउस होल्ड किस तरह से कंजम्पशन करते हैं, उन लोगों का कंजम्पशन पैटर्न कैसा होता है, ठीक है, उस चीज को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अभी ओके सर ये तो समझ गया। अभी देखो तीसरा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक और है सीपीआई अर्बन, ठीक है। अभी सीपीआई अर्बन क्या है, ये बेसिकली अर्बन हाउस होल्ड के कंजम्पशन पैटर्न को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, बस इतना ही जरूरी है, इससे ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है, ठीक है। इतना अगर आप समझ जाते हो तो अब आप बहुत अच्छे से प्रीलिम्स के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। अभी देखो क्या है कि देखो हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो तीन तरह का सीपीआई लेके आती है, सीपीआई कंबाइंड, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं हम दूसरा, एक और अथॉरिटी है, ठीक है। अब ये कौन सी है, ये है लेबर ब्यूरो, लेबर ब्यूरो। अब ये क्या करती है, ये भी सीपीआई लेके आती है, ये भी सीपीआई कंपाइल करती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन ये जो सीपीआई कंपाइल करती है वो किस तरह से करती है, इसका डिवीजन, इसका क्लासिफिकेशन कैसा है, इस चीज को भी समझ। लेबर ब्यूरो जो सीपीआई का फोकस, लेबर ब्यूरो जो सीपीआई कंपाइल कर रही है, इस सीपीआई का फोकस जो होता है ना वो कहाँ होता है, इस सीपीआई का फोकस होता है वेजेस पर, ठीक है, एंड अलाउंसेस पर। इन सब का फोकस किसी भी तरह से पॉलिसी पर नहीं होता है, जो हमने सीपीआई कंबाइंड में देखा, जो मिनिस्ट्री निकाल रही है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। अभी देखो जो लेबर ब्यूरो सीपीआई निकाल रही है ना, ये सीपीआई किस किस तरह से निकलता है, ये पहला निकलता है सीपीआई इंडस्ट्रियल,
वर्कर। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बताते हैं हम इसका भी। ठीक है, देखो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर क्यों निकाला जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ये निकाला जाता है ताकि आप अगर कहीं पे रह रहे हो तो आपको जो अलाउंसेस दिए जाएंगे, जैसे कि आप देखोगे डीए। ठीक है, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, हर फॉर्मल जो सेक्टर में एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और इनफॉर्मल में भी अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखो कि लेबर ब्यूरो क्या कर रहा है, ये इसलिए कैलकुलेट कर रहा है ताकि उन्हें ये पता हो जाए कि डियरेंस अलाउंसेस कितना मिलना चाहिए। इस चीज को डिसाइड करने के लिए, ऐसा नहीं है सिर्फ डीए, हम अलाउंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ क्या होगा, देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं लेबर ब्यूरो जो कंपाइल कर रहा है सीपीआई, उसमें मेन फोकस होता है वेजेस पे और अलाउंसेस पे। ठीक है, तो अलाउंसेस के बारे में बात होगी, तो यहाँ पे साथ ही साथ ये भी ध्यान दिया जाता है कि वेजेस जो अभी दिए जा रहे हैं उसका रिवीजन, उसको रिवाइज करना है। ठीक है, उसको अगर चेंज करना है, उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए भी यूज होता है। आज के टाइम पे देखो गवर्नमेंट क्या करती है, जो सैलरी दे रही है, ठीक है, वो कमीशन बैठता है, कमीशन डिसाइड करती है कि कितना सैलरी दे रही है। तो वो कैसे डिसाइड करती है, उनको कैसे पता होता है, तो उनको इस तरह से पता चलता है। ठीक है, सीपीआई देखती है। अब समझ आया। अभी देखो क्या है ना, कि हर चीज में एक बेस ईयर लिया जाता है। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बोला था, सीपीआई में दो होता है, बेस ईयर और करंट ईयर। हम बेस करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर से कंपेयर करते हैं और फिर पता चलता है कि क्या है सीपीआई। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखोगे जो हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर है वो 2016 है। ठीक है, और 2016 के बेस ईयर को हम 100% मान के चलते हैं। अब कितना बढ़ा है वो यहाँ से निकलेगा। तो अगर कंफ्यूज करने के लिए लिखा रहे कि बेस ईयर क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है बेस ईयर 2011 मत डाल के आना। बहुत लोगों को लगता है हर चीज का बेस ईयर 2011 ही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे जो वर्किंग क्लास है, जो वर्किंग क्लास है उनके इनकम एक्सपेंडिचर के सर्वे के बेसिस पर सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर निकाला जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है यहाँ पे, वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास है, इनके इनकम एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न के बेसिस पे सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर निकाला जाता है। ओके, चलो, लेबर ब्यूरो है, तो ये क्या कर रहा है, वर्कर को एक बेस बना दिया है। इसके बाद ये एक और निकालता है, और ये क्या होता है, ये होता है सीपीआई एग्रीकल्चर वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर कह लो। ठीक है, अब ये क्या है, ये कैसे अलग है, देखो उसमें क्या था, उसमें इंडस्ट्रियल वर्कर था। ये भी किसी हद तक देखोगे तो अर्बन और रूरल पॉपुलेशन को अलग करके भी देख रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर कहाँ है, कौन होते हैं, ज्यादातर देखोगे इंडस्ट्रीज अर्बन एरियाज में ही होते हैं, तो वहां के पॉपुलेशन को लेके देख लिया। अब ये क्या कर रहा है, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर निकाल रहा है। ये क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि जो रूरल एरियाज हैं, ठीक है, जो रूरल एरियाज हैं, यहाँ पे मिनिमम वेजेस क्या होनी चाहिए, इस चीज को फिक्स करने के लिए सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर निकाला जाता है। और इसमें देखोगे जो बेस ईयर होता है वो क्या लेके चला जा रहा है, 1986 87। हर चीज का बेस ईयर ध्यान में रखना क्योंकि बेस ईयर पूछ देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बेस ईयर इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चरल लेबरर में क्या निकाला जा रहा है, ये निकाला जा रहा है बेसिकली कि उन लोगों का मिनिमम वेजेस क्या होना चाहिए। अभी देखो एग्रीकल्चरल लेबर है कौन, वैसे लोग जो कि रूरल एरियाज में देखोगे कि खेतों पे जाके काम करते हैं, किसी ना किसी तरह से एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, जब रोपाई का काम होता है तब रोपा करते हैं, जब कटाई का काम होता है तब कटाई करते हैं। तो उन लोगों का अगर हम मिनिमम वेज फिक्स करें तो इसके लिए हमको क्या होता है, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर निकालना पड़ता है। ठीक है सर, इसके अलावा निकलता है सीपीआई रूरल वर्कर। ये क्या है, देखो ये बेसिकली बात कर रहा होता है कि रूरल एरियाज में ही
एग्रीकल्चरल लेबरर के अलावा जो वर्कर्स हैं, जो वो हाउस होल्ड हैं जो कि एग्रीकल्चर से अलग कुछ काम कर रहे हैं, ये उन लोगों को कवर करता है। और इसका भी बेस ईयर सेम है, इसका भी बेस ईयर 1986 से 87 है। ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। इस एक और सीपीआई होता था, सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, जो कि पहले होता था, लेकिन 2008 के बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। उसको हम लोग बोलते थे सीपीआई यूएनएमई। आफ्टर 2008 इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो अब ये यूज में नहीं है, ठीक है। अब ये यूज में नहीं है, तो इसको ऐसे मत देखना, लग रहा है मैंने फालतू बता दिया, लोग कंफ्यूज ना हो जाए बस, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे 3 तरह के सीपीआई देखे, ये कौन निकालता है? ये लेबर ब्यूरो निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? वेजेस और अलाउंसेस को फिक्स करने के लिए, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा सीपीआई, वो सीपीआई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन निकालती है, और वो क्या करती है? वो देखती है कि पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए वो निकाल रही है, ठीक है। अब ये दोनों हो गया, इसके अलावा भी होता है क्या सर कुछ? कोई और भी है जो कि सीपीआई कंपाइल करता है? नहीं जी, इतना ही है, इन दोनों के अलावा और कोई यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अभी देखो क्या है ना, हम सीपीआई के बारे में देखें, ठीक है। तो अब ना सीपीआई को थोड़ा सा और समझते हैं। आखिर सीपीआई में जो बास्केट होता है, उन बास्केट में वेट कैसे डिवाइड किया गया है, कैसा स्ट्रक्चर है बास्केट वेट स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी देखो, समझो इस चीज को। देखो क्या होता है ना, सीपीआई बास्केट में टोटल 299 आइटम्स है, ठीक है। देखो ये इसमें एक बार रीवेरीफाई कर लेना, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता गलत हो, तो एग्जाम से पहले रीवेरीफाई कर लेना, कुछ ऐड होता है कुछ निकलता रहता है, तो इसलिए, ठीक है। अभी देखो ये जो 299 आइटम्स है ना, इसको ब्रॉडली 6 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। इसको ब्रॉडली 6 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया। अभी ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन हमें बेसिकली फिक्स बास्केट बताता है। अभी देखो ये जो 6 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंड इन 6 मेजर पार्ट को 23 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। और टोटल कितने सेक्शन है? 60 सेक्शन। अब ये क्या है सर? देखो बेसिकली क्या है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था ना कि सीपीआई में जो कंजम्पशन पैटर्न है वो किस तरह से, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, इस तरह से डिवाइड किए गए, तो 6 मेजर पार्ट है, उसमें से 23 सब ग्रुप्स है, एंड टोटल जो है 60 सेक्शन। और सबसे ज्यादा सीपीआई में जो सबसे ज्यादा होता है वेट, वो किस में होता है? वो होता है फूड एंड ब्रेवरेज में। अरे और ये होता है लगभग लगभग 46%। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है प्रीलिम्स के लिए। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि इंडिया में सीपीआई क्या है? सीपीआई बेसिकली फूड इन्फ्लेशन के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि फूड एंड बेवरेज का जो परसेंटेज है वो 46% है, समझ रहे हो? जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं, उन लोगों के ऊपर इन्फ्लेशन का कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता होगा, क्योंकि उनके टोटल इनकम का जो सबसे बड़ा खर्चा होता है ना, वो फूड पर जाता है। और इसीलिए देखोगे आरबीआई जब पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, तो वो सीपीआई कंबाइंड का यूज करता है, ठीक है। अभी ये यहां तक समझ आ गया। अभी देखो सीपीआई बास्केट में जो आइटम्स है ना, जैसे हम लोगों ने यहाँ डिवीजन देखे 299 आइटम्स है, ये बेसिकली कैसे इंक्लूड किया जाता है? तो अब ना बस कहानी है, उसको अच्छे से सुनते जाओ, ठीक है। देखो कोई भी आइटम सीपीआई बास्केट में तब इंक्लूड होता है जब कंजम्पशन डेटा या पीडीएस के थ्रू वो वाइडली यूज होता हो। अब ये क्या है सर? देखो एक बात समझो, कंजम्पशन डेटा क्या है? कि मतलब एक हाउस होल्ड किस तरह से कंज्यूम कर रहा है। अगर एक हाउस होल्ड 1,000 रुपया कमाता है, तो इस 1,000 रुपया को कहाँ कहाँ पे कैसे खर्च कर रहा है, जैसे कि फूड पे कितना खर्च कर रहा है, क्लोथ पे कितना खर्च कर रहा है, और हाउस घर पे कितना खर्च कर रहा है, हाउसिंग पे, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान, मेन 3 चीज है, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस तो एटीसी लिख दिया, एटसेट्रा। तो
इस तरह से डिवाइड किया जाता है। और पीडीएस सिस्टम मतलब क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो वाइडली यूज हो रहा है। जैसे कि आप देखो पीडीएस में क्या मिलता है, चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, दाल मिलता है, शुगर मिलता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी ऐड किया गया है। आपको क्या लगता है कि सीपीआई में ड्रैगन फ्रूट ऐड किया गया होगा? नहीं। क्यों नहीं किया होगा? ड्रैगन फ्रूट हर कोई नहीं खाता ना, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या एवोकाडो ऐड किया जाएगा? नहीं। देखो यहाँ पे जो सब ग्रुप्स डिवाइड किए गए ना, 23 सब ग्रुप्स, ये सब ग्रुप क्या है? ये सब ग्रुप लेवल पर देखा जाता है कि एक्सपेंडिचर कम से कम 1% हो। सब ग्रुप तब डिवाइड किया जाता है जब उस सब ग्रुप का एक्सपेंडिचर क्या, मिनिमम 1% तो हो कम से कम। और टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है ना, वो क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी चेक किया जाता है। और कोई भी आइटम तभी इंक्लूड किया जाता है ना जब टोटल हाउस होल्ड पॉपुलेशन का 75% पॉपुलेशन उस चीज को यूज कर रहा हो। इससे क्या होता है, इन सब चीजों से सीपीआई का जो बास्केट है बहुत ज्यादा रियलिस्टिक एंड बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनता है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखो, सर सीपीआई के बारे में बता दियो, आप एक बात और बता दो कि आखिर ये जो सीपीआई का डेटा है, ये डेटा कैसे कैलकुलेट होता है? क्योंकि क्वेश्चन में ये सब भी कभी कभी देख लेते हैं और फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पूरा सीपीआई डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है सब बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और नहीं जाना है इन्फ्लेशन को पढ़ने के लिए। देखो, सीपीआई डेटा का जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, इस प्रोसेस में देखो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले निकाला जाता है एक्सपेंडिचर डेटा। क्या होता है सर ये एक्सपेंडिचर डेटा? क्या करते हैं इसमें? देखो, ये जो एक्सपेंडिचर डेटा है वो चेक किया जाता है लास्ट 7 डेज। ठीक है, ये चेक किया जाता है लास्ट 30 डेज। देखो, हम लोगों ने जो एम्प्लॉयमेंट में देखा था ना, कैसे 182 दिन, कैसे एक वीक, कैसे एक दिन, हर लेवल पे जाके गवर्नमेंट चेक कर रहा है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रहा है तो वो ऐसे ही बना दे रहा है कि उनको लग रहा है गरीब मर रहे हैं तो गरीब के लिए पॉलिसी बना दो? पूरा डेटा को यूज किया जाता है तब जाके कोई पॉलिसी बनती है। और वो बनाने वाले, वो डेटा कलेक्ट करने वाले, वो डेटा को प्रोसेस करने वाले, उस पर रिपोर्ट बनाने वाले आप लोग, जब आप उस पोस्ट पे जाके बैठोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आप जब उस पोस्ट पे हो तो आप जो कर रहे हो उसका इम्पैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जब आप किसी से 5 लाख रुपए घूस लेकर कोई भी चीज पास कर देते हो, तो आप देखो कि आप 5 लाख रुपए आपके पास आए लेकिन बाकी लोगों को क्या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट 7 डेज ये क्या होता है सर? 7 डेज का क्यों किया गया? 30 डेज का क्यों किया गया? क्या रीजन है? लास्ट 365 डेज ये क्यों किया गया? क्या रीजन है? समझो, देखो बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पेरिसेबल आइटम्स, जो कि खराब हो जाते हैं जल्दी, जैसे कि सब्जी, दूध, पेरिसेबल आइटम्स। ठीक है, क्या क्या? सब्जी, दूध, फ्रूट, ये सब। इन सब का एक्सपेंडिचर डेटा लास्ट 7 डेज का निकाला जाता है। अभी देखो कुछ कुछ चीजें लास्ट 30 डेज का निकालते हैं, एक महीने का। ठीक है, जैसे कि फ्यूल, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी कह लो, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब हम लोग मंथली पे करते हैं, रेंट मंथली पे करते हैं। फ्यूल कोई कोई आदमी एक महीने का पूरा यूज जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट करता है, एक बजट का हिस्सा निकाल कर रख देता है, ये फ्यूल में जाने वाला है, मेरा मंथली कैलकुलेशन इतना है। इलेक्ट्रिसिटी मंथली बिल आता है, वो पे किया जाता है। ठीक है, अभी लास्ट 365 डेज में क्या करते होंगे, यहाँ पे हम लोग ड्यूरेबल आइटम्स के बारे में देखते हैं। ड्यूरेबल आइटम्स, अब क्या क्या आता है ड्यूरेबल आइटम्स में? कुछ भी आ सकता है ना। एडुकेशन, आप अगर बच्चे को एडमिशन करा रहे हो किसी प्राइवेट स्कूल में, और एनुअली फी पे करना होता है अगर सपोज, तो आप एनुअली फी पे कर देते हो। मेडिकल खर्चा साल भर में कितना हुआ है उस चीज को ऐड करते हो। कपड़ा साल भर में कितना खरीदो उस चीज को ऐड करते हो। ठीक है, तो हम इस तरह से बेसिकली डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये डेटा कलेक्शन है एक्सपेंडिचर डेटा। सर तो फिर प्राइस डेटा क्या होता है? देखो, एक्सपेंडिचर डेटा इस तरह से हम लोग निकालते हैं, लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, लास्ट 365 डेज।
ठीक है। बट प्राइस डेटा कैसे निकलता है, समझो, हर एक डेटा के बारे में हम समझेंगे। देखो, जो पॉपुलर मार्केट होते हैं उन सबको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, स्पेसिफिक शॉप को सेलेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कल एक ठेला वाला आ गया सब्जी बेचने के लिए तो हम उसके भी डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। गवर्नमेंट इतना भी माइक्रो लेवल पे जाके डेटा कलेक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो जो पॉपुलर मार्केट होते हैं उन सबको आइडेंटिफाई किया जाता है, वहां पे क्या प्राइस लेवल चल रहा है उस चीज को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे सब्जी का प्राइस देखना है तो अब क्या करते हैं कि जो आजादपुर मंडी जैसे है, इंडिया का सबसे बड़ा मंडी है, और यू कैन से कि एशिया का सबसे बड़ा वेजिटेबल मंडी है वो, ठीक है। तो उस तरह के मंडीज में जाके प्राइस चेक किया जाता है, ठीक है। मार्केट को आइडेंटिफाई किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक शॉप्स को सेलेक्ट किया जाता है, एंड हर एक कमोडिटी का डिटेल डिस्क्रिप्शन लिया जाता है, एंड उस डेटा के हिसाब से उस डेटा को ऑनलाइन सिस्टम में डाला जाता है, ठीक है। और इस तरह से डेटा कलेक्शन होता है, ठीक है। क्या हो रहा है, पॉपुलर मार्केट सेलेक्ट कर रहे हैं, इस मार्केट का डेटा को हम कोई ओह सॉरी स्पेसिफिक शॉप को सेलेक्ट कर रहे हैं, इन शॉप से प्राइस का डेटा ले रहे हैं, ठीक है, और फिर इस डेटा को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है सर, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली पूरा प्रोसेस है सीपीआई का, ठीक है। इससे ज्यादा सीपीआई के बारे में कुछ नहीं जानना, इतना जान लियो, सारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो मेरे को बोलना। अब हम लोग आते हैं डब्ल्यूपीआई में। सर डब्ल्यूपीआई भी तो है, सब है। अब डब्ल्यूपीआई देखो, डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम होलसेल लेवल पर गुड्स के प्राइस को एवरेज, बेसिकली गुड्स के प्राइस में जो एवरेज चेंज होता है उस चेंज को मेजर करते हैं, ठीक है, ओके, यही। अब सर इसमें सिर्फ गुड्स के प्राइस को क्यों कर रहे हैं, कभी सर्विसेज को देखा है होलसेल में बिकते हुए? ऐसा हुआ है कि सलून गए हैं तो होलसेल में कटवाओगे 10 आदमी एक साथ तो आपको 20 रुपए करके ही लगेगा, और अकेले बाल कटवाओगे तो फिर 200 रुपए लगेगा। तो बेसिकली सर्विसेज होलसेल लेवल पे नहीं बिकते हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पर ही चलते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर ही बिकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, होलसेल में हम लोग सर्विसेज को ऐड नहीं करते। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ गुड्स को ऐड किया जाता है, सर्विसेज को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। अभी देखो डब्ल्यूपीआई का यही तो खास बात है, ये क्या कर रहा है, सिर्फ गुड्स को कवर कर रहा है, यहाँ पे सर्विस को इंक्लूड नहीं किया जा रहा। और डब्ल्यूपीआई क्या होता है, कंज्यूमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये बेसिकली इंडस्ट्रीज, प्रोड्यूसर, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इन लोगों के लिए ज्यादा रेलिवेंट होता है। और डब्ल्यूपीआई कौन निकालता होगा तब, क्या डब्ल्यूपीआई भी मिनिस्ट्री निकालता होगा या तो लेबर ब्यूरो निकालता होगा? नहीं, डब्ल्यूपीआई जो निकालता है वो ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, DPIIT, ये पब्लिश करता है डब्ल्यूपीआई, और इसका बेस ईयर होता है 2011-12, और यहाँ पे हम 100% लेके चलते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूपीआई यही है, इससे ज्यादा डब्ल्यूपीआई के बारे में नहीं सोचना है, नहीं समझना है, बस इतना ध्यान में रखो। अभी देखो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में डिफरेंस क्यों होता है, देखो सीपीआई में फूड सबसे हैवी पार्ट होता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज रखता है, और डब्ल्यूपीआई क्या है, ये प्रोड्यूसर के बारे में बात हो रहा है, गुड्स इंडस्ट्री और प्रोड्यूसर के बारे में, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का जो परसेंटेज होता है ना वो ज्यादा होता है। आप देखोगे सीपीआई जब कैलकुलेट किया जाता है, सीपीआई लेवल पे क्या होता है, जो टैक्स भी लग रहा है ना वो टैक्स भी इंक्लूडेड होता है, क्यों, वहां पे रिटेल प्राइस में लोग सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। और रिटेल प्राइस में क्या होता है, हर तरह के टैक्स इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन ये क्या है, ये तो होलसेलर प्राइस पे है, क्या यहाँ पे टैक्स इंक्लूड होंगे? नहीं, यहाँ पे टैक्स इंक्लूड नहीं होंगे। यहाँ का जो प्राइस लेवल जब कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि सपोज देखो कि 2011 में आप मान के चलो कि यहाँ पे कोई भी सामान, जैसे कि स्मार्टफोन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, स्मार्टफोन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ पे टैक्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। यहाँ का जो प्राइस होता है, जैसे कि स्मार्टफोन देखो 2011 में सपोज 3,000 में कुछ बन रहा होगा,
ठीक है, और फिर ये 2011 का प्राइस है, और फिर 2025 में ये बेसिकली 8,000 का बन रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे इंक्लूड है टैक्स? लेकिन यही 8,000 का फोन जब कोई कंज्यूमर खरीद रहा है तो इसमें 2,000 का टैक्स मान लो, तो वो टोटल 10,000 में खरीद। तो यहाँ पे देखो सीपीआई में क्या होता है, जो हम प्राइस रिटेल लेवल पे लेते हैं वहां पे टैक्स इंक्लूड है ना, ये टैक्स वाला है। लेकिन ये जब डब्ल्यूपीआई की बात होती है, डब्ल्यूपीआई में टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, यही डिफरेंस है, यही सारे डिफरेंस आपको ध्यान में रखने हैं। देखो डब्ल्यूपीआई का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो आपको ग्लोबली उस कमोडिटी का प्राइस क्या है उस चीज पर ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइस से ज्यादा सेंसिटिव होता है डब्ल्यूपीआई, और इसी वजह से कई बार क्या होता है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। क्यों? दोनों का डायमेंशन ही अलग है। ठीक है, ये था बेसिकली डब्ल्यूपीआई। अब जो हम बात कर रहे थे, डब्ल्यूपीआई में क्या होता है, इंडस्ट्री और प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को देखा जा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, डिबेट चल रहा था। ठीक है, इस डिबेट में ये बोला जा रहा है कि डब्ल्यूपीआई प्रोड्यूसर और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन लोगों के इंटरेस्ट को अच्छे से कवर नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए इसके जगह पे पीपीआई का यूज करना चाहिए। ठीक है, ये होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अभी क्या है, पीपीआई अभी इंडिया में ऑफिशियली अडॉप्ट तो हुआ नहीं है, लेकिन क्या है फ्यूचर में शायद ये डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस कर सकता है, इस चीज का प्लानिंग हो रहा है। तो आखिर पीपीआई में क्या होता है, पीपीआई क्या करता है? ये क्या करता है, ये प्रोड्यूसर लेवल पे, ठीक है, सेम जो होलसेलर में देख रहे थे, ठीक है, प्रोड्यूसर लेवल पे क्या कर रहा है, प्राइस को मेजर कर रहा है। लेकिन यहां पे क्या आएगा कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि गुड्स एंड सर्विस दोनों को इंक्लूड करने की बात हो रही है, दोनों को कवर करने की बात हो रही है, कि दोनों कवर किया जाता है। ठीक है, और जिस तरह से डब्ल्यूपीआई में टैक्स एक्सक्लूड था, यहाँ भी टैक्स एक्सक्लूड ही रहेगा। बेसिकली पीपीआई क्या होता है, पीपीआई जो इंपॉर्टेंट है, क्यों रिप्लेस किया जा रहा है, इसमें बेसिकली क्या है, जो इनपुट कॉस्ट होता है ना, इनपुट कॉस्ट प्रेशर को क्लियरली शो करता है, जो कि डब्ल्यूपीआई नहीं कर रहा है। तो ये वर्ड वीवीआई है, बस ये ध्यान में रखना। इनपुट कॉस्ट प्रेशर, इनपुट कॉस्ट मतलब समझ रहे हो, जो सामान हम लगा रहे हैं अपना प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसका जब प्राइस बढ़ता है घटता है तो इस तरह से क्या इंपैक्ट पड़ता है, और वो इंपैक्ट पीपीआई अच्छे से दिखा रहा है लेकिन डब्ल्यूपीआई नहीं दिखा पा रहा है, बस। ठीक है, तो ये था बेसिकली कि आखिर प्राइस इंडेक्सेस क्या क्या हैं, कितने तरह के हैं, और कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। गॉट इट? अभी देखो, अब हम इसके आगे देखते हैं कि आखिर सर हम तो इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, सीपीआई में कहाँ घुस गया? तो हम बेसिकली इन्फ्लेशन की बात क्यों कर रहे थे, और उसके बाद हम लोग प्राइस इंडेक्स पे क्यों आ गए, उसका रीजन क्या है कि देखो, हम लोग यहाँ पे देखें गुड्स एंड सर्विस का प्राइस कैसे बढ़ता है, मनी का परचेजिंग पावर कैसे कम होता है। ठीक है, और बेसिकली एलिमेंट्स क्या क्या थे, एंड उसके बाद हम देखें कि इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए किसका यूज होता है, प्राइस इंडेक्सेस का, और इसीलिए हम लोग प्राइस इंडेक्स को यहाँ पे भी देख रहे थे एक बार देखने के बाद भी। ठीक है, तो अब हम लोग वापस आते हैं अपने लेक्चर पे, और हम बात करते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में, कि आखिर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, देखो, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में समझो कि कितने तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, एंड फिर हम इसके इफेक्ट और स्टेबलाइजर इन दोनों को भी समझेंगे। ठीक है, एक एक करके देखो, इन्फ्लेशन का जो टाइप होता है ना, वो बेसिकली कॉज के बेसिस पे है कि किस कारण से इन्फ्लेशन हो रहा है, इसी के बेसिस पे इन्फ्लेशन का टाइप है। इन्फ्लेशन को सबसे पहले क्या करते हैं, उसके कॉज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, ताकि अच्छे तरीके से पॉलिसी रिस्पॉन्स डिसाइड किया जा सके। ठीक है, ओके, सबसे पहला होता है डिमांड पुल। क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके सर, ये क्या है, सिंपल, डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होता है जब इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के कारण एग्रीगेट सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, एंड इस इंपैक्ट के कारण प्राइस किस तरह से
चेंज हो रहा है। ठीक है, जब एग्रीगेट डिमांड पूरा बढ़ जाता है और सप्लाई उस तरह से नहीं बढ़ पाता है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ने लगता है, जिसके कारण कि प्राइस बढ़ने को हम लोग इन्फ्लेशन कह सकते हैं, और ये इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। अब मैं ये बोलूंगा एक बार, एग्रीगेट डिमांड जो मैंने पढ़ाया था मैक्रो इकोनॉमी के स्टार्टिंग के लेक्चर में, बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी में, एक बार वो जाके देखना, आपको बहुत अच्छे से उस चीज की समझ मिलेगी और फिर कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ये चीज वहां पे जरूर देखना, वहां पे बहुत डिटेल में बताया गया। ठीक है, चलो अभी क्या है, हम ये देखते हैं जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, इसीलिए क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है। लेकिन इकोनॉमी क्या होती है, उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, और रिजल्ट क्या होता है कि लोग ज्यादा खरीदने के चक्कर में डिमांड बढ़ा देते हैं और सप्लाई नहीं बढ़ पाता है, और उसके कारण क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है। अब ये सब लोग ज्यादा खरीदना क्यों चाहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन तो ये आता है ना, क्यों, क्योंकि सर इसका रीजन है कि लोगों के पास पैसा बहुत आ गया। देखते हो ना, जिसके पास पैसा ज्यादा आ जाता है उसकी गर्मी, तुरंत ही उसको दुनिया भर का सपना देखने लगता है। तो जैसे ही इनकम बढ़ता है, लोग क्या होते हैं, ज्यादा डिमांड करने लगते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बढ़ना, गवर्नमेंट जब स्पेंड करती है, ठीक है, गवर्नमेंट का जब एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो क्या होता है, सपोज गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक साथ बहुत बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, लोगों को काम मिल रहा है तो क्या हो रहा है, उनको सैलरी मिल रही है, उनको सैलरी मिल रहा है तो क्या हो रहा है, उनका इनकम बढ़ रहा है, उनका इनकम बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि पहले दाल चावल चोखा में, डीबीसी दाल भात चोखा में गुजारा हो रहा था, अब उनको दाल चावल के साथ दो तरह की सब्जी भी चाहिए, और दाल भी पहले सिर्फ चना का खा रहे थे, लेकिन अब उसमें बेसिकली मूंग और अरहर चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या होता है, एक तरह से इनकम बढ़ने के कारण हम देखते हैं डिमांड बढ़ता है। ठीक है, और क्या, और जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज की जाती है, जब मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है, कहा जाता है लो पैसा, लोन कम से कम इंटरेस्ट में लो, खर्च करो जितना खर्च करना है। देखो बिग बिलियन डेज के टाइम पे क्या होता है, आपके पास एसबीआई का कार्ड है, लो उस पे भी ईएमआई, आपके पास एचडीएफसी का कार्ड है, लो उस पे भी ईएमआई, आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड है, लो उस पे भी ईएमआई, सब पे नो कॉस्ट ईएमआई। क्या होता है, लोग सोचते हैं नहीं है पैसा एक बार में, कोई बात नहीं, ईएमआई पे ले लो, बाद में भरते रहेंगे, नो कॉस्ट तो लग रहा है, कोई इंटरेस्ट लग नहीं रहा। ठीक है, और इस कारण से क्या होता है, ये बेसिकली एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को समझाने का एक एग्जाम्पल था। ठीक है, अभी क्या होता है कि देखो, हम यहाँ पे देखते हैं, फिजिकल पॉलिसी जब हम लिखते हैं ना तो गवर्नमेंट के बारे में बात होती है, ध्यान रखना, आरबीआई के जब बारे में जब बात होगी तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात होती है। ठीक है, अभी देखो क्या है, यहाँ पे क्या है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी, ये क्या होगी, ये बहुत इजी होगी, मतलब क्या हो, यहाँ पे लो इंटरेस्ट पे आपको पैसा मिल जाएगा, लो इंटरेस्ट पे क्या है, आपको पैसा मिल जाएगा, और जब आपको लो इंटरेस्ट पे मनी मिल रहा है तो आप तो दिल खोल के खर्च करोगे। सोचो ना कि कोई आपको लोन दे देता है, बोलता है कि ले लो, साल भर में चुकता करना, और इस पे इंटरेस्ट भी बस 2% देना, लोग बोलेंगे ठीक है, एक बार में खर्च करने से बेटर है कि मिल जा रहा है लोन, आराम से पैसा देते रहे। और इसके कारण क्या होता है, लोगों को हाथों में पैसा आता है और वो खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। और डिमांडफुल इन्फ्लेशन क्या होता है ना, बेसिकली कब होगा, जब जो बिजनेस साइकिल होता है ना, इकोनॉमी जब एक्सपेंशन के फेज में होती है ना, तो जब एकदम बूम फेज चल रहा होता है, मार्केट में पैसा भर भर के आया हुआ है, लोग भर भर के खर्च कर रहे हैं, प्रोड्यूसर भी कमा रहा है, कंज्यूमर को भी बहुत कम प्राइस में पैसा मिल रहा है, उसका परचेजिंग पावर बढ़ जा रहा है, वो परचेस किए जा रहा है। जैसे मैं को ही ले लो, बिग बिलियन डेज के टाइम पे लो आईपैड भी ले लिया, लो फोन भी ले लिया, और कुछ जो मन में आ रहा है सब ले लो, क्यों, इंटरेस्ट तो लग नहीं रहा, और फिर ईएमआई देते रहो। ये प्रॉब्लम है मेरे लिए, बाकी तो एक्सपेंशन एक्सपेंशन का काम चल रहा है, डिमांडफुल इन्फ्लेशन है। अभी देखो इस बूम में क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ा, सप्लाई नहीं बढ़ा, इसके कारण प्राइस बढ़ गया, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं जाना है, अब डिटेल में नहीं। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये क्या होता है बेसिकली,
देखो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है ना, ये तब होता है जब प्रोडक्शन कॉस्ट लगातार बढ़ता जाए। क्या हो? जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए और प्रोड्यूसर को मजबूरी में प्राइस को बढ़ाना पड़ जाए। ये कब होगा? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिमांड स्ट्रांग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फ्लेशन तो होगा। और ये क्यों होता है? मजदूर, जो मजदूर होते हैं, जो लेबर होते हैं, जो एम्प्लॉई होते हैं, आज के टाइम पे उनको भी दिखता है कि खर्चा बढ़ रहा है तो सैलरी भी ज्यादा चाहिए। जो इंसान पहले के टाइम पे 200 रुपए में काम करता था, आज के टाइम पे 400 रुपए मांगता है। इसके कारण क्या हो रहा है? वेजेस बढ़ जा रहे हैं। ठीक है। कॉज क्या है? कॉज है पहला, वेजेस का बढ़ना। दूसरा, देखो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल लग रहा है। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है। बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना। ठीक है। एनर्जी, अगर ये महंगा हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देती है, ठीक है, मतलब क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट? दिमाग लगाओ, सोचो और आंसर करो कमेंट में। ठीक है। जब इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और इन सब टाइम पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और इस टाइम पे डिमांड की उतनी जरूरत नहीं होती है, कम डिमांड भी रहेगा फिर भी प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि बनाने में ही इतना खर्च आ रहा है तो फिर लोग बेचेंगे ही महंगा। ठीक है, तो ये था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है। तो सर डिमांड, आपको इन्फ्लेशन के दो ही टाइप बताए, डिमांड पुल कॉस्ट। देखो ये बेसिस था। ठीक है। अभी हम और देखेंगे कंपोनेंट के बेसिस पर, ये तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे था। ठीक है। अब देखो अदर कंपोनेंट के बेसिस पर, अदर कंपोनेंट के बेसिस पर। ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन। सर ये हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन, जिससे क्या होता है, इंडिया में सीपीआई के थ्रू मेजर किया जाता है। अगर सीपीआई कंबाइंड बढ़ रहा है मतलब क्या? हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ध्यान रहे, इसमें क्या होता है, इसमें फूड, फ्यूल, हर एक चीज इंक्लूड होता है। फूड फ्यूल दोनों इंक्लूड हो रहा है। इसमें आप देखोगे कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत वॉलेटाइल होता है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। ठीक है। और जैसे भी इसमें अगर सप्लाई शॉक लगता है, सप्लाई शॉक मतलब क्या? अचानक से सूखा पड़ गया, अचानक से इंडिया को जो क्रूड ऑयल है मिलना बंद हो गया, तो क्या होगा? क्रूड ऑयल मिलना बंद हो जाएगा तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो सप्लाई शॉक से बहुत जल्दी इंपैक्ट पड़ जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन पे। इंडिया में आरबीआई इन्फ्लेशन अगर टारगेट करता है तो वो सीपीआई के बेस पे होता है, और सीपीआई भी क्या? हेडलाइन सीपीआई मतलब सीपीआई कंबाइंड। ठीक है। चलो, ये है हेडलाइन इन्फ्लेशन। और क्या है सर? रट्टा मारने के लिए नहीं, बस समझने के लिए, क्योंकि एग्जाम में जो समझ के जाओगे वही याद आएगा, रट्टा वाला चीज भूल जाता है, इतना प्रेशर होता है। ठीक है। फिर आता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है सर? देखो कोर इन्फ्लेशन बेसिकली बोला जा रहा है यहाँ पे फूड एंड फ्यूल। सर बार बार फूड एंड फ्यूल, यहाँ पे फूड एंड फ्यूल को एक्सक्लूड करने की बात कर रहे हैं हम, इंक्लूड करने की नहीं। ठीक है। देखो कोर इन्फ्लेशन जो होता है ना, इसमें फूड एंड फ्यूल को हम एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि बहुत वॉलेटाइल होता है। ठीक है। इसका मेन जो पर्पस होता है ना, वो ये होता है कि जो अंडरलाइंग ट्रेंड है, इन्फ्लेशन ट्रेंड है, इस ट्रेंड को समझना है, ताकि जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन ली जाएगी इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो आखिर सर इसमें है क्या? तो इसमें फूड और फ्यूल को छोड़ के जो भी आ रहा है उन सब के बारे में देखो, जो इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमी को चलाने के लिए। आरबीआई क्या करता है, कोर इन्फ्लेशन को एनालाइज करता है, लेकिन उसका जो टारगेट है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन ही होता है। ठीक है, कोर नहीं, तो भूल मत जाना। लोगों को लगता है कोर इन्फ्लेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, आरबीआई शायद कोर इन्फ्लेशन ही टारगेट करता होगा, ऐसा नहीं है। देश में सरकार ऐसी है जिसको कि ये फर्क पड़ता है कि सरकार को लोग गाली तो नहीं दे रहे हैं,
और लोग गाली कब देंगे? जब हेडलाइन इन्फ्लेशन बनेगा, तुरंत वो न्यूज़पेपर का भी हेडलाइन बन जाता है, ये फ्यूल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, एलपीजी का दाम बढ़ गया, प्याज का दाम बढ़ गया, सरसों तेल का दाम बढ़ गया, तुरंत सरकार को क्रिटिसाइज करने लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए सरकार बोली जाओ सारे इन्फ्लेशन छोड़ो, मैं हेडलाइन इन्फ्लेशन पे ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, चलो कोर इन्फ्लेशन में आपने ये देखा। अब इसके अलावा क्या? इसके अलावा है रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। सर रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके बारे में भी बताओ। देखो, हम जब रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या ध्यान देते हैं? ये बेसिकली एक नैरो मीनिंग है। ठीक है, ये एक नैरो मेजर है जिसमें क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन के अंदर के जो हाईली वोलेटाइल आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखा जाता है। कहाँ पे? कोर इन्फ्लेशन के अंदर जो हाईली वोलेटाइल आइटम होते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और उनको ध्यान में रख के क्या किया जाता है? उनको ध्यान में रखकर एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये जो है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल पर्पस के लिए होता है। यहाँ पे कोई ऑफिशियल टारगेटिंग नहीं की जाती है। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस होते हैं उन सारे प्राइस को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो कोर इन्फ्लेशन में आपको ध्यान रखना है, ये एक नैरो मेजर है जिसमें क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन के अंदर जो हाईली वोलेटाइल आइटम्स होते हैं उन सबको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, और जो बच जाता है सिर्फ उनको ध्यान में रखा जाता है। एंड दीज आर ओनली फॉर एनालिटिकल पर्पस, नॉट फॉर टारगेटिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, ओके, गॉट इट सर। अभी तक जो ये इन्फ्लेशन देख रहे थे, हम देख रहे थे किस बेसिस पे? हम देख रहे थे कि आरबीआई टारगेट कैसे करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन, बेसिस ये था आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी को लेके। ठीक है, अब क्या है, अब हम वापस से फिर से टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो टाइप है, ये बेसिकली टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, मतलब कि रेट। ठीक है, रेट के बेसिस पे। अब ये क्या है सर? देखो, इन्फ्लेशन को उसकी स्पीड या इंटेंसिटी जो होती है इसके बेसिस पर क्लासिफाई किया गया। देख रहे हो वर्ड कैसे बोलने में प्रॉब्लम होती है? देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ये देख कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ रहा है, उसका स्पीड क्या है, उसका रेट क्या है, कितना परसेंट रेट से वो इंक्रीज कर रहा है, इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। एंड उसी के बेसिस पे पहला जो क्लासिफिकेशन है ये है क्रीपिंग। नाम से ही समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। नाम से क्रीपिंग मतलब क्या? कोई आदमी रेंग रहा है, रेंग रहा है तो क्या है, बहुत धीरे धीरे। कछुआ तो धीरे धीरे ही चलता है ना, उसका स्पीड क्या है, धीरे, बहुत स्लो है। तो ये क्या है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है, एक स्लो एंड ग्रेजुअल इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ तो रहा है लेकिन इतना कम रेट से बढ़ रहा है कि हम उसको बोल रहे हैं कछुए की चाल में बढ़ रहा है। ठीक है, और ये क्या है, इस तरह का इन्फ्लेशन इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डिजायरेबल है, डिजायरेबल है। ये मत सोचना क्रीपिंग इन्फ्लेशन है तो कोई मतलब ही नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा डिजायरेबल मानी जाती है। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा क्या है सर? सॉरी, नंबर लिखते हैं ना, पहला, दूसरा। अब दूसरा क्या है, वॉकिंग, मतलब कि वो चल रहा है, एंड इसी को बोलते हैं ट्रॉटिंग। ठीक है, ये क्या है? देखो, ये क्या है, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता जा रहा है लेकिन अभी भी वो बस चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको बोल दिया जाए भागो जाके सिंधी पार्क में, तो आप वॉक करने लगते हो, पैदल चलना प्रीफर करते हो। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, पैदल चल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है एक मॉडरेट रेट के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो मॉडरेट है लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कम हो रहा है, धीरे धीरे ही बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। और ये जो धीरे है, ये जो स्पीड है, ये क्या है, ये क्रीपिंग से थोड़ा ज्यादा है। और इस टाइम पे क्या होता है,
जब वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन होता है, इस टाइम पे पॉलिसी मेकर जो होते हैं, कौन होते हैं पॉलिसी मेकर? गवर्नमेंट और आरबीआई, इन लोग अलर्ट हो जाते हैं कि अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर निकालना स्टार्ट कर दो, नहीं तो फिर ये रनिंग इन्फ्लेशन में चेंज हो जाएगा, ये दौड़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वो रणबीर कपूर का डायलॉग याद है? मैं भागना चाहता हूँ, मैं गिरना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, बस यही है। बस इन्फ्लेशन यहाँ पे वही है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये है रनिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्राइस है ना, वो आज 20 रुपए था और कल अचानक से ये प्राइस बढ़ के 25 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो अलग ही लेवल से भाग रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस भागना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इसी जैसे ही प्राइस भागना स्टार्ट होता है, तो लोगों का जो परचेजिंग पावर होता है, ठीक है, वो परचेजिंग पावर भी चेजिंग पावर भी तेजी से भागने लगता है। लेकिन ये किधर भागता है, ये नीचे की तरफ भागता है, ये गिरावट स्टार्ट हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है, इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, इकोनॉमी अनस्टेबल होने लगता है। इतना ही नहीं, इसके बाद भी है, अभी तो इन्फ्लेशन भाग ही रहा है। अभी देखो चौथा, देखो इसमें इसमें आता है, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली इन्फ्लेशन में बहुत तेज इन्फ्लेशन है, ये दौड़ना स्टार्ट नहीं करता, ये उसेन बोल्ट बन जाता है। सॉरी, उसेन बोल्ट से थोड़ा पीछे आते हैं। अभी अभी ये भाग मिल्खा भाग चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिल्खा भाग रहा है। ठीक है, नॉर्मल आप भाग रहे थे, रनिंग इन्फ्लेशन, आप स्पीड में भागना स्टार्ट करते हो, फिर मिल्खा भैया आते हैं, वो भागना स्टार्ट करते हैं, वो और तेज भागना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत ही हाई इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, वेरी हाई इन्फ्लेशन, यहाँ पे रेट की बात हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है, और क्या होता है इस टाइम, ये जब कब होता है, ये बेसिकली अक्सर तब होता है ना, जब फिजिकल इनडिसिप्लिन हो जाता है, फिजिकल पॉलिसी हमारा अच्छे से लिंक नहीं बना पाता है। और इस टाइम पे इकोनॉमी जो होता है ना, इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी होती है, इसको बहुत खतरनाक डैमेज करता है। ठीक है, परचेसिंग पावर तो वैसे भी गिर जा रहा है, लेकिन हमारी इकोनॉमी का हालत और ज्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, ये तो गैलेपिंग इन्फ्लेशन था। फिर आता है हाइपर इन्फ्लेशन। यहाँ पे आ जाते हैं उसेन बोल्ट, सॉरी बोल्ट नहीं, ठीक है, उसेन बोल्ट। ये क्या है, यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो एक्सट्रीम हो जाता है। ठीक है, और अनकंट्रोल्ड भी हो जाता है, अनकंट्रोल्ड। इन्फ्लेशन बहुत तेजी से भागना स्टार्ट होता है और प्राइस बहुत खतरनाक स्पीड में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और करेंसी, जिसको हम लोग स्टोर ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं, कि करेंसी का एक फंक्शन ये भी है, वो इस फंक्शन को ही खत्म कर देता है। स्टोर ऑफ जो वैल्यू है, इस फंक्शन को खत्म ही कर देता है, खो देता है। और हाइपर इन्फ्लेशन के टाइम पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आप देखोगे जो फिजिकल डेफिसिट आता है, इसका मोनेटाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, जो करेंसी पे होता है, इस करेंसी पे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लोगों का खत्म हो जाता है। ये कब, जर्मनी का याद करो, एक बार जर्मनी में क्या हुआ था कि लोग एक पूरा बैलगाड़ी भर के जाते थे पैसा लेके, सिर्फ एक ब्रेड खरीदने के लिए। तो पैसे का इतना ज्यादा पावर कम हो गया था। ठीक है, तो ये ऐसा होता है हाइपर इन्फ्लेशन के टाइम पे। ठीक है, अभी खत्म नहीं होता है, अभी जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हम लोग देख रहे थे, ये स्पीड पे था, अब और भी है। अभी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हम एक और बेसिस पे देखेंगे। ये क्या, ये स्ट्रक्चरल एंड सेक्टोरल, सेक्टर के बेसिस पे। ठीक है, इस बेसिस पे भी इन्फ्लेशन का टाइप है। ठीक है, अब ये क्या है, पहला पहला है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है,
देखो ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रक्चरल रिजिडिटी होती है। क्या होती है? स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। इसकी वजह से इस तरह का इन्फ्लेशन होता है। अभी देखो इसका एग्जांपल अगर लेने जाओ तो आप देखो इसमें क्या क्या चीजें हो रही है। जैसे देखो सप्लाई बॉटलनेक्स, पुअर इंफ्रा, ये सब क्या है? ये सब स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है जिसके कारण कि इस तरह के इन्फ्लेशन हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अभी और क्या? और देखो इन एफिशिएंट मार्केट, ठीक है। ये इन्फ्लेशन आपको ना ज्यादातर डेवलपिंग इकोनॉमीज में देखने को मिलता है। इस ये जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन आपको ज्यादातर डेवलपिंग इकोनॉमीज में बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग समझ गए। अभी ये क्यों था? ये इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसके कारण के इस तरह के इन्फ्लेशन हो रहा है। अब देखो सप्लाई बॉटलनेक्स क्या है? कब सप्लाई इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है, उसके कारण क्या होता है? मार्केट पे असर पड़ जाता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ डिसबैलेंस होता है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। मार्केट उतने इफिशिएंट नहीं है कि अपने आप ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज कर सके प्रॉब्लम को। इसीलिए क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है। अभी देखो इसके बाद आता है दूसरा, इसमें दूसरा आता है स्क्यूफ्लेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है सर? स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है ना, ये इस तरह का इन्फ्लेशन तब होता है जब कुछ कमोडिटी के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या होता है? कुछ कमोडिटी, ठीक है, गिने चुने स्पेसिफिक स्पेसिफिक कमोडिटीज के प्राइस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जबकि इसके अलावा कुछ कमोडिटीज होते हैं, ठीक है, उसके प्राइस स्टेबल होते हैं या तो गिर रहे होते हैं, ठीक है। सपोज इस तरह से नहीं लिखते हैं, सपोज 100 कमोडिटीज है, ठीक है, इसमें से कुछ कमोडिटी सपोज 20 कमोडिटीज के जो प्राइस है वो क्या हो रहा है? वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो और है इसमें और कुछ ऐसे कमोडिटीज भी हैं, जैसे कि आप समझ लो यहाँ पे 40 कमोडिटीज है, इसके प्राइस क्या है? या तो स्टेबल है या तो कम हो रहा है, ठीक है। या क्या है? स्टेबल है या तो कम हो रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है, ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है ये बहुत कम लगता है, ये मॉडरेट लगता है। लेकिन क्या होता है अगर हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन देखने जाएं, अगर हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए जाएं तो आपको यहाँ पे क्या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, ठीक है। क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन, ठीक है। अब इसके अलावा क्या? देखो इसके अलावा आपको एक और इन्फ्लेशन में देखना है, ये क्या होता है? ये होता है श्रिंकफ्लेशन। देखो हर तरह का इन्फ्लेशन आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं। श्रिंकफ्लेशन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का क्वांटिटी होता है ना, हम उसको कम कर देते हैं। अभी देखो ये क्या हो रहा है, इसमें क्या है? देखो जैसे एग्जांपल लो, ये उस तरह का इन्फ्लेशन है जैसे कि आज के टाइम पे पार्ले जी, ठीक है। ये जो पार्ले जी पहले 3 रुपए में आता था, ठीक है, इसमें सपोज 8 बिस्किट हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन अब अभी भी ये 3 रुपए में ही आ रहा है, लेकिन अब क्या है? बिस्किट का क्वांटिटी 5 कर दिया है, ठीक है। श्रिंकफ्लेशन में क्या होता है? क्वांटिटी एंड क्वालिटी, इन दोनों के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इन दोनों को क्या होता है? रिड्यूस कर दिया जाता है और प्राइस को सेम रखा जा रहा है, ठीक है। ये सीपीआई जैसे इंडेक्सेस में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कंज्यूमर के वेलफेयर को इफेक्ट करता है। देखो पैसा तो अभी भी उतना ही देना पड़ रहा है। सीपीआई जैसे चीजें में, सीपीआई जैसे इंडेक्सेस क्या करते हैं? वो प्राइस के बारे में बताते हैं कि प्राइस कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ तो क्वांटिटी में चेंज हो जा रहा है, यहाँ तो क्वालिटी में चेंज हो जा रहा है। तो श्रिंकफ्लेशन में ये होता है, ठीक है। अभी देखो इसके अलावा इसमें देखो एक होता है प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। सर ये क्या होता है? देखो ये जो प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन है ये बेसिकली तब होता है जब
फर्म्स क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए प्राइस को बढ़ा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्राइस को बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो फर्म्स है, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, वो क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, प्राइस बढ़ा दिया। ना यहाँ पे कॉस्ट बढ़ रहा है, ना यहाँ पे टैक्स बढ़ रहा है। ठीक है, और इस तरह के जो इन्फ्लेशन होते हैं ना, वो ज्यादातर कहाँ पे देखने मिलेंगे, मार्केट हम लोगों ने देखा था ना, तो उन्हीं में से आता है ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट। इस तरह के मार्केट में ये आपको देखने मिलेगा। ठीक है, चलो, इसके अलावा क्या होता है सर, इसके अलावा होता है टैक्सफ्लेशन। नाम में ही पता चल रहा है। ठीक है, टैक्सफ्लेशन क्या होता है, टैक्सफ्लेशन का मतलब ये होता है जब इन्फ्लेशन इनडायरेक्ट टैक्स में बढ़ने के कारण प्राइस बढ़ रहा हो। ये तब होता है जब एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस जो है वो बढ़ जाए, तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो जनरल प्राइस है वो भी बढ़ जा रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ये इनडायरेक्ट टैक्स के बढ़ने के कारण हो रहा है। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे क्या है, अभी देखो, अभी बीच में क्या हो रहा था ना, बहुत लोगों में चल रहा था कि अचानक से जो ऐसे कमोडिटीज हैं जो कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज वाले, जैसे कि सिगरेट, टोबैको, इन सब का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, क्यों बढ़ गया, गवर्नमेंट ने इस पे ज्यादा टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने के कारण प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि इसी वजह से आपको इस तरह के कमोडिटीज में आपको देखोगे, इन्फ्लेशन का जो टाइप है, हम लोग यहाँ पे इसको टैक्सफ्लेशन बोल देते हैं। और इस तरह के टैक्सफ्लेशन को कौन कवर करता है, ये करता है सीपीआई। डब्ल्यूपीआई जनरली इसको कवर नहीं कर पाता है। ठीक है, ओके, ये तो समझ गए सर। देखो, बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ये बस टाइप्स है, बेसिस के वाइज अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, और मैं आपको हर एक टाइप बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आता है क्रेडिट इन्फ्लेशन। क्या है सर ये क्रेडिट इन्फ्लेशन क्या है, देखो, क्रेडिट इन्फ्लेशन तब होता है ना, जब बैंक का जो क्रेडिट है वो एक्सेसिव एक्सपेंशन की तरफ चले जाए। ठीक है, और उनका स्टैंडर्ड क्या हो, बहुत लूज हो। ठीक है, यहां पे क्या होता है, इसके कारण ना अक्सर एसेट प्राइस बबल क्रिएट होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये क्या होता है, देखो, जब बैंक क्या होता है, बहुत ज्यादा लोन देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, एंड उसके कारण क्या होता है, मार्केट में पैसा बहुत आ जाता है। ठीक है, एंड उस कारण से डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बैंक्स के एक्सेसिव एक्सपेंशन का एक प्रॉब्लम है। ठीक है, बैंक क्रेडिट, सॉरी, जब वो लोन देता है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या होता है, ये जो लोन है ना, इसका जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो बहुत लूज लेंडिंग स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है सर, इसके अलावा है एक और, मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन में क्या होता है, मॉनेटरी इन्फ्लेशन क्या है, एक लॉन्ग रन फेनोमेना है। ठीक है, लॉन्ग रन फेनोमेनन। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, जब मनी सप्लाई का ग्रोथ हो रहा है, जब मनी सप्लाई बढ़ रहा है। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है, हमारा जो आउटपुट है, इसके बढ़ने के रेट से ज्यादा क्या हो रहा है, हमारा मनी सप्लाई बढ़ रहा है। हमारा आउटपुट भी बढ़ रहा है, जैसे ये बढ़ रहा है 5% से, लेकिन मनी सप्लाई मेरा क्या हो रहा है, ये 8% से बढ़ रहा है। तो क्या है कि आउटपुट बढ़ने से ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ रहा है, और यही ग्रोथ के डिफरेंस के कारण क्या होता है, मॉनेटरी इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, तो ये इस तरह के इन्फ्लेशन है। इसमें और अगर आप देखना चाहो तो मैं एक और बता देता हूँ। ठीक है, ये होता है रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, अभी देखो, ये जो रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइस को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइस है ना, इस प्राइस को
आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जा रहा है। और इसी के कारण क्या होता है, एक्चुअल जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है वो हाइड हो जाता है, वो छिप जाता है। और इसी के कारण से क्या होता है, शॉर्टेज, ब्लैक मार्केटिंग, इन सब रीजन की वजह से इस तरह के इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिक थे। अभी हम और देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप के जो भी देखे, उनके अलावा जो पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं, तो हम इस चीज को भी देख लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखो स्टैगफ्लेशन एक बहुत ही ज्यादा सीरियस सिचुएशन होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है हमारा, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बहुत ही ज्यादा लो होता है। ठीक है, एंड इसमें क्या देखोगे आप कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी क्या हो जाता है, ये भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। यहाँ पे देखो तीनों चीज एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके कारण क्या होता है, गवर्नमेंट, आरबीआई, ये दोनों पॉलिसी डायलेमा में फंस जाते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज एक साथ आ गई है, इसके कारण पॉलिसी डायलेमा क्रिएट हो गया है कि किस तरह की पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई किया जाए। अगर हम डिमांड को रिड्यूस करेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो क्या होगा, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगर हम डिमांड को बढ़ाते जाएंगे कि हमारा सप्लाई और बढ़े, एम्प्लॉयमेंट और जनरेट हो, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ता जाएगा। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट प्रॉब्लम में आ जाती है कि किस तरह की पॉलिसी को अप्लाई किया जाए। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में पहला है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के इतने सारे टाइप हम लोगों ने देखा। ठीक है, अभी बस मुझे ये पेज चेंज करने दो, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इफेक्ट्स देखेंगे, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। आखिर इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि देखो हमने जितने भी टाइप पॉसिबल थे उन सारे टाइप को कवर कर लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अब जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है। देखो इन्फ्लेशन इकोनॉमिक एजेंट को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है, अलग अलग तरीके से इफेक्ट डालता है। आखिर किस किस तरह से डालता है, तो हम लोग सारे इकोनॉमिक एजेंट में देखते हैं। पहला क्या होता है, कंज्यूमर। देखो ये पार्ट आपके लिए इसलिए जरूरी है कि अगर आप इसको अच्छे से नहीं करोगे तो फिर प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आएंगे ना, जब पेपर देने जाओगे, तो वहां पे क्वेश्चन का डायमेंशन क्या है, आपको किस डायमेंशन में जाके सोचना है, आप नहीं सोच पाओगे और फिर गलत करोगे। तो इस पार्ट को बहुत ध्यान से समझो कि कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो सबसे पहले इनका जो परचेजिंग पावर होता है, परचेजिंग पावर, ये क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा किसको पे इम्पैक्ट डालता है, उन पे जिनका इनकम क्या है, फिक्स्ड इनकम होता है। ठीक है, फिक्स इनकम वाले ग्रुप पे, फिक्स इनकम कंज्यूमर पे इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। और क्या, देखो जब फूड इन्फ्लेशन हाई हो, ठीक है, जब फूड इन्फ्लेशन हमारा हाई होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पुअर हाउस होल्ड है, पुअर हाउस होल्ड है, इन लोगों पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का जो इनकम का बड़ा पार्ट होता है वो खाने की तरफ चला जाता है। ठीक है, जिसके कारण की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि किस तरह से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कंज्यूमर पे पड़ रहा है।
इसी तरह से देखो प्रोड्यूसर पे भी पड़ता होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ सारे इकोनॉमिक एजेंट के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्रोड्यूसर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और फर्म पे, ठीक है। देखो प्रोड्यूसर पे ना बेसिकली इन्फ्लेशन का अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, कि अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन है, ठीक है, मॉडरेट इन्फ्लेशन है तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, अगर हाई या वॉलेटाइल इन्फ्लेशन है तो क्या पड़ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। जब मॉडरेट इन्फ्लेशन होता है तो प्रोड्यूसर को क्या होता है, प्रोड्यूसर और ज्यादा इनकरेज होते हैं कि वो प्रोडक्शन बढ़ाए, ठीक है। वो इनकरेज होते हैं कि वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, उनसे क्या होगा, इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो क्या दिक्कत आ रही होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइस जो है हमारा, प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है अननेसेसरी और अनसर्टेनिटी के साथ, अनसर्टेनिटी के साथ क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ जा रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको ये डिस्करेज हो रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ही ज्यादा हाई इन्फ्लेशन है, तो कभी भी आपके रुपए की वैल्यू कम हो सकती है। तो इस चक्कर में क्या होता है, आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, पता चला आपने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और ज्यादा कम हो गई, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि प्रोड्यूसर के ऊपर जो इन्फ्लेशन है इसका अलग अलग तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर के लिए तभी बेनिफिशियल होता है जब वो मॉडरेट इन्फ्लेशन हो, ठीक है, जब वो प्रिडिक्टेबल हो, जब हम इन्फ्लेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे 2% 3% ऐसे बढ़ेगा। इसीलिए आप देखते हो कि आरबीआई की जब मॉनेटरी पॉलिसी देख रहे थे तो वो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन पॉलिसी यूज करते हैं, जिसमें प्लस माइनस टू यूज करते हैं, ठीक है, कि 4% से इसमें प्लस और माइनस 2% की गुंजाइश होती है, या तो 6% तक जाए या तो फिर 2% तक जाए, लेकिन इससे कम ना हो या इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो ये था इन्फ्लेशन में। अभी देखो क्या है ना, ये तो था कि प्रोड्यूसर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब देखो कि इसका इम्पैक्ट सेवर्स पे क्या पड़ रहा है, जो सेविंग कर रहे हैं, इफेक्ट ऑन सेवर्स। देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन आप बेसिकली हम लोगों ने देखा कि जो रियल वैल्यू होता है उसको इरोड करता है। अभी देखो अगर आप सपोज सेविंग कर रहे हो, ठीक है, आपके पास सेव किया हुआ 1 लाख रुपीज है, ठीक है, 1 लाख रुपीज है। अभी ये जो 1 लाख रुपीज है, अगर इन्फ्लेशन का रेट नॉर्मल हो, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या हो आपका, अभी रुको हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन है ये क्या है, ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर हो, ठीक है। तो क्या होता है, तो रियल रिटर्न रिटर्न जो होता है ना हमारा, इस इन्फ्लेशन के कारण जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, हमारा जो सेविंग है, इसका जो रियल वैल्यू होता है ये कम होता जाता है, ये निगेटिव में चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसलिए लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोग यहाँ पे अपनी सेविंग को रुपीज में सेव ना करके अलग तरीके से शिफ्ट होते हैं। लोग गोल्ड में सेव करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग लैंड खरीदने लगते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग फिजिकल एसेट खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें लोग अपनाना अलाउ कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो इन सब चीजों के कारण प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी देखो कि इन्फ्लेशन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, बहुत महंगाई हो जाएगी और आपका परचेसिंग पावर कम हो जाएगा। तो इस जो 1 लाख रुपए की सेविंग है आपका, पता चला कि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हाई हो गया है कि इसका वैल्यू अब 50,000 ही बचा हुआ है। तो क्या वैल्यू, तो कैश में सेव करने का क्या फायदा है, ठीक है। तो ये तो सेवर्स पे था कि सेवर्स क्या करते हैं, जब देखते हैं बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है तो वो गोल्ड में या तो रियल एस्टेट में या तो किसी फिजिकल एसेट में सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि जब बोरोवर जो लोन ले रहे हैं एंड लेंडर्स जो लोन दे रहे हैं, इन लोगों पे इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो सबसे पहले हम लोग बोरोवर पे देखते हैं। देखो बोरोवर अगर 1 लाख रुपए लोन लेता है
ठीक है। और लोन अगर फिक्स इंटरेस्ट पर हो, ठीक है, फिक्स इंटरेस्ट रेट पर हो, तो क्या होता है कि अगर उसने अभी 1 लाख रुपए लिया है, इन्फ्लेशन बढ़ा, तो इसका वैल्यू भी तो कम हो गया। इस वैल्यू के हिसाब से जब वो 2 साल बाद लौटाएगा तो उसको कितना लौटाना पड़ेगा? सपोज 50,000 की वैल्यू के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से लौटाना पड़ेगा। रियल वैल्यू में, नॉमिनल वैल्यू में नहीं लौटाएगा तो वो 1 लाख रुपए ही, लेकिन उसका जो रियल वैल्यू है, उस 1 लाख रुपए का जो परचेजिंग पावर है, वो कम हो चुका होगा। ठीक है। और वो कम होके शायद 50,000 पे हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो इनकम है, ठीक है, इसका जो इनकम डेट है, वो बर्डन से तेज बढ़ जाता है। जो उसके ऊपर बर्डन पड़ने वाला है, उस बर्डन से भी ज्यादा फास्ट चेंज होता है। ठीक है। तो बोरोवर को तो फायदा हो जाता है। ठीक है। जो लोन ले रहा है उनको तो फायदा हो जा रहा है, लेकिन जो लोन दे रहा है उसको क्या हो रहा है? इनको क्या हो रहा है? इनको लॉस हो रहा है। अगर इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेड रेट है इससे भी ज्यादा होता है तब। ठीक है। जब इन लोगों का जो रियल इंटरेस्ट रेट है, ये क्या होता है? ये निगेटिव हो जाता है। क्या हो रहा है? ये निगेटिव हो जा रहा है। इन्फ्लेशन क्या हो रहा है? लेंडर से बोरोवर, लेंडर से बोरोवर की तरफ क्या करता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है। क्या चीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है? इनकम का। ठीक है। ये था बेसिकली जब हम लोग ये बात करते हैं कि बोरोवर है। अब इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उन लोगों पे कैसे पड़ रहा है जो लोग बेसिकली डेली वेज अर्नर है। ठीक है। डेली वेज अर्नर है, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। अगर इनकी जो वेजेस है, ये वेज इंडेक्स्ड नहीं है। ठीक है। मतलब कि सीपीआई के साथ इंडेक्स नहीं है, कि जैसे ही आपका सीपीआई का इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, तो आपको वेज भी बढ़ के मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? उनका जो रियल वेज का वैल्यू है, रियल वैल्यू है, ये तो कम हो रहा है ना। आज भी वो 400 रुपए में काम कर रहे हैं। आने वाले 1 महीने बाद जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका होगा, उस टाइम पे भी वो 400 रुपए में ही काम कर रहे हैं। तो उनका भी तो परचेजिंग पावर कम ही हो रहा है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है वेज अर्नर के साथ। और अगर इनका वेज इन्फ्लेशन से लिंक हो, ठीक है, जब गवर्नमेंट क्या करे, साथ ही देखे कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है तो वो मिनिमम वेज को बढ़ा दे, ठीक है, इन्फ्लेशन से लिंक कर दे, तो क्या होता है? ये न्यूट्रल हो जाते हैं, इनको लॉस नहीं होता है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो इनको लॉस होता है। तो इसीलिए देखोगे गवर्नमेंट सीपीआई कंबाइंड को लिंक कर देती है किससे? डीए से। सीपीआई कंबाइंड को, सॉरी मैंने गलत बोला यहाँ पे, सीपीआई कंबाइंड को नहीं, यहाँ पे किसको लिंक करती है? सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर को, ये डीए से लिंक कर देती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ हद तक एक प्रोटेक्शन मिल जाता है इससे। ठीक है। ये तो ठीक था। अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, अगर इन्फ्लेशन मॉडरेट होगा तो क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होगा उस टाइम पे। ठीक है। और इसके कारण क्या होगा? इन्वेस्टमेंट और ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन है तो क्यों? उससे इकोनॉमी बड़ी हो रही है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा हाई होगा, ठीक है, हाई इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन में क्या होता है? अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। ठीक है। रिस्क बढ़ जाता है, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी देखो, इसी चीज में हम लोग और समझते हैं। ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे कि देखो, कुछ जो टैक्स पेयर होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, आखिर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट, इन दोनों पे कैसे पड़ता है? ठीक है। तो ये भी समझना होगा, जो टैक्स पेयर होते हैं उन पे इम्पैक्ट कैसे हो रहा है,
एंड गवर्नमेंट, उन पे इम्पैक्ट कैसे हो रहा है। टैक्स पेयर क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है ना। देखो अभी हम समझो, यहाँ पे जो टैक्स पेयर है इसका नॉमिनल इनकम क्या है, वो सपोज यहाँ पे 50,000 है, ठीक है। नॉमिनल इनकम बढ़ने से ज्यादा वो क्या कर रहा है, वो अगर हायर टैक्स देगा। अगर आपका नॉमिनल इनकम को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा कि आप टैक्स ब्रैकेट में चले जाओगे, ठीक है। सपोज आप टैक्स ब्रैकेट 1 लाख से स्टार्ट होता है मंथली, सपोज मान के चलो, ऐसे तो इंडिया में 5 लाख वाला सिस्टम है, ठीक है। अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम वो पढ़ेंगे जब हम लोग गवर्नमेंट बजटिंग टैक्स वैक्स पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। बस टैक्स पेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्फ्लेशन का, हम वो बात करें। यहाँ पे ये इम्पैक्ट इसलिए बात कर रहे हैं ना, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं तब आप सॉल्व कर पाओगे इससे, कि देखो टैक्स पेयर जो होते हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इनका अगर नॉमिनल इनकम इंक्रीज हो जाए, मतलब ये 50 से 1 लाख हो जाए सपोज, तो क्या होगा, वो टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे, ठीक है। और इनको टैक्स पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। और ये कब हो रहा है, ये इन्फ्लेशन के कारण हो रहा है। डीए लिंक है, इन्फ्लेशन बढ़ा, उनके पास सैलरी ज्यादा चलने जाने लगी, अब उनका इनकम बढ़ा, तो अब वो टैक्स ब्रैकेट में चल गया, अब वो गवर्नमेंट को टैक्स देना स्टार्ट कर दी, ठीक है। और गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू जो है ये क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। नॉमिनल टैक्स रेवेन्यू, हम रियल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नॉमिनल टैक्स रेवेन्यू जो होता है गवर्नमेंट का, ये क्या होता है, ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अभी इसके अलावा गवर्नमेंट का जो पब्लिक डेट होता है, ठीक है, ये भी कम होता जाता है। कम किस बेसिस पे, रियल बेसिस पे तो उनको अभी भी उतना ही करना है जितना है नॉमिनल वैल्यू पे, लेकिन उसका जो रियल वैल्यू है वो कम हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, ये तो पॉजिटिव देख रहे थे, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, देखो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि इकोनॉमी में डैमेज हो जाए, ठीक है, इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाए, तो गवर्नमेंट को सब्सिडी भी प्रोवाइड करना पड़ता है, कभी कभी इंटरेस्ट बर्डन भी गवर्नमेंट का बढ़ जाता है, तो ये गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये सारे इम्पैक्ट हम क्या देख रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन है, ठीक है। इतना देखा, अब इम्पैक्ट हम देखते हैं इनकम के ऊपर, इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, जो गवर्नमेंट का इनकम है, सॉरी गवर्नमेंट का इनकम नहीं, जो नॉर्मल लोगों का इनकम है, इनके इनकम पे और इनके वेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का। देखो जो लोग फिक्स्ड इनकम वाले होते हैं, ठीक है, इनको तो लॉस ही हो रहा है, इनका परचेजिंग पावर कम ही हो रहा है, ठीक है। जो इंसान प्रॉफिट अर्न करने वाला है, प्रॉफिट अर्नर है और असेट होल्डर है, इनको क्या होता है, इनको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इनको गेन हो रहा है, क्यों, इनका रुपए, यहाँ पे मनी का वैल्यू कम हो रहा है। मेरे पास अगर गोल्ड पड़ा है उसका वैल्यू के बारे में बात नहीं हो रहा है, अगर मेरे पास जमीन पड़ी है, रियल एस्टेट का एसेट पड़ा है, इसका वैल्यू कम नहीं हो रहा है। इसके कारण क्या होता है ना, कि ये जो फिक्स इनकम और ये जो प्रॉफिट अर्नर एंड एसेट होल्डर है, इन दोनों के बीच में इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इन इक्वालिटी, ये क्या होता है, ये बढ़ जाता है, ये गैप इन लोगों के बीच में बढ़ जाता है, और इसी कारण से क्या होता है, प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखो एक और इंपैक्ट देखते हैं जो कि लास्ट होगा, ये है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन का, ठीक है। अभी देखो अगर मिड इन्फ्लेशन हो, मॉडरेट इन्फ्लेशन हो, तो क्या होता है, ये ग्रोथ को सपोर्ट करता है, ग्रोथ को सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर हाई इन्फ्लेशन हो, हाई इन्फ्लेशन हो, तो ये क्या करता है, ये ग्रोथ को और ज्यादा कम करना स्टार्ट कर देता है। हाई इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, हाई इन्फ्लेशन में
सेविंग जो है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। ठीक है, हाई इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, और इन सब के कारण मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी देखो यहां से एक और चीज स्टार्ट होता है कि इन्फ्लेशन जब आता है तो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग उस चीज को भी देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सभी तरह के इफेक्ट देख लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होता है, इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या होता है, टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट पे क्या होता है, वेज अर्नर पे क्या होता है, बोरोवर एंड लेंडर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सेवर्स जो है जो पैसा सेव कर रहे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके अलावा प्रोड्यूसर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब हम लोगों ने देखा हर एक तरह से। अब क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाओगे ना तो इस तरह से सोचना है आपको। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि इन्फ्लेशन एंड फिस्कल पॉलिसी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों कैसे काम करते हैं। ठीक है, देखो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। यहां कुछ करना नहीं होता, खुद ही होगा। कैसे, देखो देखो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो है वो एक फिस्कल मैकेनिज्म है। ठीक है, ये ऐसा फिस्कल मैकेनिज्म होता है जो कि बिना किसी नई गवर्नमेंट पॉलिसी के, ऐसा नहीं होता इन्फ्लेशन बढ़ गया तो गवर्नमेंट को नया पॉलिसी लेके आए, ऐसा नहीं है। बिना किसी नई गवर्नमेंट पॉलिसी के इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को काउंटर करता है। ठीक है, ये चीज आप समझो, फिस्कल पॉलिसी के बारे में जो बात हो रही है वो क्या होता है, वो एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजर होता है। और वो क्या करता है, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम करता है, और अपने फिस्कल मैकेनिज्म के थ्रू बिना किसी नई गवर्नमेंट पॉलिसी के इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को काउंटर करता है। अभी देखो इन्फ्लेशन के टाइम पे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का आखिर रोल क्या है, हम रोल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो रोल में क्या होता है। सपोज पहला क्या देखा हमने कि टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, जब इन्फ्लेशन होता है तो हमने देखा गवर्नमेंट के जो टैक्स रेवेन्यू होता है ये क्या होता है, ये बढ़ जाता है। ठीक है, जब टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है तो गवर्नमेंट का जो नॉमिनल इनकम है ये क्या होता है, हायर हो जाता है, हाई नॉमिनल इनकम हो जाता है, नॉमिनल इनकम हो जाता है, और इन सब के कारण टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है। टैक्स कलेक्शन तो बढ़ गया, लेकिन इसके कारण प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम होता है ना, इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये कम हो जाता है। और जब ये कम होगा तो हम क्या जानते हैं, ये कम होने से कंजम्पशन कम हो जाता है, कंजम्पशन कम होगा, डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा तो सपोज समझ लो कि प्राइस कम हो जाएगा, और जब प्राइस कम होगा तो फिर वही वाला साइकिल चलेगा। और जिसके कारण, इसी कारण से हम इसे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में काउंट करते हैं कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का क्या रोल होता है। ये खुद ही सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, इस चीज को समझो। ठीक है, अभी देखो इसमें और क्या देखेंगे। देखो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ट्रांसफर क्या होता है ना, ये कम हो जाते हैं। अब ये क्या है, गवर्नमेंट ट्रांसफर कम हो गया कैसे, क्या बता रहे हो सर आप। देखो जब इन्फ्लेशन होता है तो इस टाइम पे क्या होता है ना कि लोगों की इनकम बढ़ती है, कभी कभी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। ठीक है, तो लोगों को काम मिलने लगता है, तो गवर्नमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अगर दे रही होगी, ठीक है, तो वो कम हो जाएगा ना, जिनको काम मिल जाएगा उनको तो नहीं देना पड़ेगा ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट उनका कम हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ट्रांसफर क्या होता है, कम होते हुए दिखते हैं। और इसके साथ साथ जो बजट डेफिसिट होता है, बजट डेफिसिट, अभी क्या है, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया मतलब क्या है, बजट डेफिसिट नैरो हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ डिपेंड होता है, ये एग्रीगेट डिमांड पे होता है, और एग्रीगेट डिमांड भी आप देखोगे ये बढ़ता जा रहा है। और इन्फ्लेशन के टाइम पे देखना गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है वो कैसी होती है, वो कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होती है। ठीक है, और यहाँ पे कोई वो एक्टिव पॉलिसी यूज नहीं करता, जो पहले से चला आ रहा है उसी चीज को वो खुद ही ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है।
ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम जानते हैं कि गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम करती है। अभी समझो, ये तो था इन्फ्लेशन के टाइम पे, लेकिन जब डिफ्लेशन होगा, दो फेज क्या है, इन्फ्लेशन का देख रहे थे हम, इन्फ्लेशन का रूल क्या था। अब सोचो डिफ्लेशन है और गवर्नमेंट पॉलिसी है, डिफ्लेशन या फिर स्लो डाउन, इस टाइम पे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कैसे काम करता है। इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे आप देखोगे कि टैक्स कम हो जाता है, टैक्स कलेक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ठीक है, और ट्रांसफर जो हम वहां पे देख रहे थे वही सब अभी यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ट्रांसफर बढ़ जाता है और बजट डेफिसिट क्या हो रहा है, ये वाइडन हो रहा है, ये बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी कैसी हो जाती है, एक्सपेंशन एक्सपेंशन वाली हो जाती है। ठीक है, इस टाइम पे इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के बारे में सोचा जाने लगता है। ठीक है, अभी देखो, आखिर हम जो फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है। तो चलो एग्जाम्पल भी बता देते हैं ताकि आपको याद रहे। एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल होते हैं, पहला तो आप देखो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जो इनकम टैक्स होता है वो। दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स, और क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, और क्या होता है सर, इसके अलावा आप देख रहे हो सोशल सिक्योरिटी ट्रांसफर, सब एक ही है, इन्हीं सब चीजों को समझना है। इसके अलावा सर फूड सब्सिडी, फूड सब्सिडी, जो फूड सब्सिडी मिल रही है वो भी एक तरह से इकोनॉमिक स्टेबलाइजर का काम करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक इन्फ्लेशन के हर एक एस्पेक्ट को अलग अलग तरीके से हर एक डायमेंशन में जाके देखा, जितने डायमेंशन में पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आए हैं और आने वाले टाइम पे पूछा जा सकता है। ठीक है, हम इन सब चीजों को देख चुके हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के बारे में हमें क्या पता चला कि वो कैसे बढ़ता है प्राइस, कैसे इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड कैसे वो परचेजिंग पावर को इरोड करता है, एंड एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज ला देता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी के आगे। ठीक है, तो ये था पूरा इन्फ्लेशन के बारे में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन। अब हम लोग इसी तरह से पॉवर्टी के ऊपर एक और लेक्चर लाने वाले हैं जो कि आपको मिलेगा अगले दिन। ठीक है, चलो, थैंक यू।